नेक्स्ट है बैंकिंग संरचना। देखें अब आप बैंकिंग संरचना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि बैंक बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, यहाँ मेरे सामने 30 से 40 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर मेरे सामने 30 से 40 बच्चे बैठे हुए हैं तो उनको कंट्रोल करने वाला कोई होना चाहिए, तभी वो कंट्रोल रहेंगे, नहीं तो उनकी जो मर्जी आएगी वो करेंगे। ऐसे ही बैंक बहुत सारे हैं तो उनके ऊपर कोई एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो उनको कंट्रोल करे। तो ऐसा कौन सा बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा बैंक है भारत का जो सभी के सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। कौन कौन से बैंकों को कंट्रोल करता है? बहुत सारे बैंक हैं हमारे यहाँ, जैसे कमर्शियल बैंक, रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नीश बैंक, या इसको डिफरेंशिएटेड बैंक भी बोलते हैं, यही है डिफरेंशिएटेड बैंक, ठीक है। अभी व्यावसायिक बैंक या कमर्शियल बैंक होता क्या है? कमर्शियल बैंक वही है जो आपसे जमा ले रहा है और ऋण दे रहा है, ये तो सभी बैंक कर रहे हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ये बड़े बड़े करता है, बड़े बड़े जमा लेना, बड़े बड़े ऋण देना, प्रॉफिट रहता है इसका मेन उद्देश्य, मतलब कहां से आपको लाभ मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की कोशिश करने वाले बैंक, ठीक है। इसमें भी अलग अलग आपने नाम सुने होंगे, जैसे एसबीआई है, आईसीआईसीआई है। तो एसबीआई क्या है? पब्लिक बैंक है, सार्वजनिक बैंक है, सरकारी बैंक है, ठीक है। आईसीआईसीआई कैसा बैंक है? एचडीएफसी कैसा बैंक है? व्यक्तिगत बैंक है। क्लियर? तो ये इसमें कुछ समझने का ज्यादा है नहीं, नॉर्मल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको पता होना चाहिए कि एक आरबीआई है, एक बड़ा बैंक है जो बाकी नीचे जितने भी छोटे छोटे बैंक हैं उनको कंट्रोल करता है। कौन कौन से बैंकों को कंट्रोल करता है? व्यावसायिक बैंक को कंट्रोल करता है। ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक क्या है? जो ग्रामीण अंचलों में लगाए गए बैंक हैं, जो छोटे सीमांत किसान हैं, कृषि वाले जितने भी लोन वगैरह है वो सब कौन देता है? ये ग्रामीण बैंक देता है, ठीक है। ये जनरली ग्रामीण अंचलों में ही पाए जाते हैं, ठीक। अब ये सहकारी बैंक क्या है? ये ग्रामीण और शहरी अंचल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन ये किसको लोन देंगे? जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे लोन प्रोवाइड कराना, 5 लाख के लोन, 2 लाख के लोन, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख तक के लोन ये प्रोवाइड कराती है, ठीक है। लेकिन जो व्यावसायिक बैंक है वो आपको 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ इस टाइप के लोन भी प्रोवाइड कराने की क्षमता रखते हैं। क्लियर है? तो ये है कोऑपरेटिव बैंक। और बाकी नीश बैंक के बारे में आपको बता चुका हूं। पेमेंट बैंक होते हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं। पेमेंट बैंक कौन से बैंक होते हैं? जो आपको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट आपसे लेते हैं, बाजार में ऋण उपलब्ध नहीं करा सकते, ठीक है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं? जो बाजार में ऋण उपलब्ध करा सकते हैं लेकिन आपसे पैसे नहीं ले सकते। क्लियर है? आपको ऋण दे सकते हैं लेकिन आपसे पैसे नहीं ले सकते। क्लियर? तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक स्ट्रक्चर है कि कैसे बैंक अपना काम करते हैं और किस टाइप से बैंकिंग की पूरी संरचना है, सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है, उसके नीचे कौन है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे 30-40 बच्चों को कंट्रोल करने के लिए एक टीचर सामने खड़ा हुआ है, ऐसे ही बहुत सारे बैंक हैं तो उनको नियंत्रित करने के लिए एक बैंक है जो है आरबीआई, ठीक है। तो अब हम चालू करेंगे, जो मेन चीज है वो क्या है? आरबीआई एक्चुअली में है क्या, और आरबीआई क्या क्या काम करती है और कैसे कैसे करती है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आरबीआई स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ी, आरबीआई की स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ी। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपको मैं बता चुका हूं, क्यों? बैंकों को नियंत्रित करने के लिए। कब बनी आरबीआई? आरबीआई बनी जब बैंक बने, और बहुत सारे बैंक हो गए तब आरबीआई बनाने की जरूरत पड़ी। तो बहुत सारे बैंक कब हो गए? जब हमारे देश में अर्थव्यवस्था की बात चालू हुई, जब अर्थव्यवस्था एक प्लानिंग लेने लगी हमारे किसमें, भारत में प्लान मोड में आ गई, ठीक है। तो कब आई? जनरली जब 1926-1927 के आसपास एक कमीशन था, हिल्टन यंग कमीशन, जिसको रॉयल कमीशन भी कहते हैं। उस टाइम पर हमारे देश में काफ़ी सारे बैंक स्थापित किए जा रहे थे, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उस टाइम जितने भी बैंक स्थापित किए जा रहे थे ये सभी के सभी बैंक थे प्राइवेट, कोई भी सरकारी बैंक उस समय स्थापित नहीं किया जा रहा था, ठीक है। प्राइवेट और पब्लिक बैंक से अंतर क्या है? पब्लिक बैंक का मतलब होता है जो सरकार के अधीन रहता है, और प्राइवेट बैंक का मतलब है जो सरकार के अधीन नहीं है,
ठीक है, वो कोई एक व्यक्तिगत आदमी चला रहा होता है। तो उस समय पर बहुत सारे अलग अलग बैंक खुल रहे थे। क्यों खुल रहे थे? क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा ऋण प्रोवाइड किया जा रहा था। किसको प्रोवाइड किया जा रहा था? क्या भारतीय लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा था या विदेशियों को प्रोवाइड किया जा रहा था? ठीक है, ये एक हिस्ट्री का टॉपिक है, इसमें हम धीरे धीरे डिटेल में घुसेंगे, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इतना समझने की कोशिश करिए कि उस टाइम पर बैंक बहुत सारे खुल रहे थे। ठीक है, तो जब बैंक बहुत सारे खुलने लगे तो उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत महसूस होने लगी। तो उनको जैसे ही कंट्रोल करने की महसूस हुई ज़रूरत, तो अंग्रेज़ों ने एक अधिनियम बनाया, आरबीआई अधिनियम 1934। 1934 में उन्होंने एक आरबीआई एक्ट बनाया, जिसकी धारा 3 के तहत उन्होंने आरबीआई की स्थापना करी। उस समय इसको कहते थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई नाम नहीं था इसका नाम था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अंग्रेजों ने स्थापना करी थी। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हमारी सरकार ने नहीं करी। किसने करी है? हाँ, अंग्रेजों ने करी है इसकी स्थापना। अंग्रेजों ने जब इसकी स्थापना करी थी तो इसके जो पहले गवर्नर होंगे वो कौन होंगे? वो भी अंग्रेज होंगे। ठीक है, ऑसबर्न स्मिथ थे। अच्छा, एक क्वेश्चन इस बार पीएससी 2020 के प्री में आया था कि 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत आखिरी चुनाव कब हुआ था? इसका सही आंसर पीएससी ने जो आंसर की दी है वो दी है 1945, इसका आंसर दिया है। ठीक है, और बिल्कुल सही आंसर है ये 1945। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन था इस क्वेश्चन में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा जो चुनाव हुए वो 1945 में कैसे हो सकते हैं। 1935 में तो दोबारा एक गवर्नमेंट का एक्ट बन गया था। ठीक है, इसके बारे में चर्चा हम कर लेते हैं थोड़ी सी, बिल्कुल एक लाइन की, कि जब 1937 का चुनाव हुआ था उस समय कुछ दिक्कतें आ गई थी, जिस कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की मदद से 1945 के चुनाव करवाए थे। तो सेम इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये आरबीआई के ऊपर से भी पीएससी उठा सकती है, और वो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे। ठीक है, तो जनरली जो एक जिसने आरबीआई के बारे में नहीं पढ़ा है वो ये सोच सकता है कि यार आरबीआई का जो गवर्नर है, और आरबीआई अगर बोल रहा है ये, तो ये आज़ादी के बाद होना चाहिए। और आज़ादी के बाद जब 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हो गया था, उसके बाद बीएम रामाराव इसके गवर्नर बने थे। ठीक है, ये एक जनरल सोच है जो सोच सकता है आदमी। लेकिन 1943 में सीडी देशमुख इसके गवर्नर बनाए जा चुके थे। ये एक ध्यान रखने की बात है जो कभी भी पीएससी प्री में पूछी जा सकती है। मेंस के हिसाब से तो इसका कोई औचित्य नहीं है इस क्वेश्चन का, लेकिन प्री के हिसाब से ये चीज़ पूछी जा सकती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर जो भारतीय थे वो कौन थे। तो 1943 में सीडी देशमुख इसके गवर्नर बनाए गए थे। ये चीज़ आप चाहें तो ये पॉइंट एक नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको वो क्वेश्चन का एग्जांपल भी इसलिए दिया है क्योंकि जो चीज़ थोड़ी सी हटके होती है पीएससी उसको खींच के लेके आती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे इसमें। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट इसकी हो गई। अब एस्टेब्लिशमेंट में आपको जो 2 पॉइंट याद रखने हैं वो क्या याद रखने हैं कि हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर इसकी स्थापना की गई। हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर इसकी स्थापना की गई। कब की गई इसकी स्थापना? 1934 में। 1934 में इसकी स्थापना की गई आरबीआई एक्ट के द्वारा। कौन से कमीशन के द्वारा? हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। क्लियर है? फिर इसका नेशनलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? नेशनलाइजेशन का मतलब है कि अगर कोई भी बैंक व्यक्तिगत हाथों में है, उस व्यक्तिगत हाथों से उठाकर उसको सरकारी हाथों में लेना, ये राष्ट्रीयकरण कहलाता है। 1949 में आरबीआई का या सेंट्रल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। क्लियर? नेक्स्ट है आरबीआई अधिनियम। ठीक है, देखो आरबीआई अधिनियम हमको पूरा नहीं पढ़ना, लेकिन उसके 4 बहुत महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए वो अधिनियम आप पता करिए। ठीक है, आरबीआई का धारा नंबर 3 के तहत आरबीआई की स्थापना के बारे में बात की गई है। ठीक है, 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 7 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि सरकार
आरबीआई के गवर्नर को कोई भी सामाजिक लाभ की दृष्टि से निर्देश दे सकती है और गवर्नर को वो मानना होगा। क्लियर है? गवर्नर को वो मानना होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? इस धारा का हमारी सरकार ने आज तक कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अभी आगे चल के, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये आपसे पूछा भी जा सकता है कभी प्री में कि ऐसी आरबीआई एक्ट की कौन सी धारा है जिसको भारत सरकार ने आज तक इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, तो वो धारा 7 है। ठीक है, धारा 8 में आरबीआई का कंपोजिशन है कि आरबीआई में कौन कौन होता है, क्या क्या काम होता है, कौन कौन होता है उसके पूरे स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आरबीआई का। धारा 22 में भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 22 में लिखा हुआ है कि आरबीआई के पास नोट छापने का एक अधिकार होगा। एक अधिकार, ध्यान दें, मतलब सिर्फ आरबीआई ही है भारत में जो आपको नोट, मैं सिक्के नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं नोट। ठीक है, आरबीआई के पास नोट छापने का एक अधिकार है और आरबीआई ही है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में नोट छाप सकती है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, एक का जो नोट है, 1 रुपए का नोट, ये वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किए जाते हैं। सिर्फ 1 रुपए के नोट जो हैं वो वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किए जाते हैं। और जो वित्तीय सचिव होता है, फाइनेंशियल सेक्रेटरी, जो कि अभी आज के समय में है टी सोमनाथन, इनके दस्तखत होते हैं 1 रुपए के नोट पर, जो कि वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक चीज थी जो पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये रिजर्व बैंक के बारे में बेसिक